चैप्टर 18 सुबह 5 बजे प्रस्थान की तैयारी शुरू हो गई। जो ने सौभाग्य से जो कुल्हाड़ी बरामद की थी उससे हाथी के दांत तोड़ दिए। गुब्बारा आज़ाद होकर 18 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे यात्रियों के साथ उत्तर पश्चिम की ओर भाग गया। डॉक्टर ने पिछली रात तारों की ऊंचाई के हिसाब से सावधानीपूर्वक अपना स्थान निर्धारित किया था। वह जानता था कि वह भूमध्य रेखा से 2 डिग्री 40 मिनट नीचे अक्षांश पर था या 160 भौगोलिक मील की दूरी पर। वह गुब्बारे की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली चीखों पर ध्यान दिए बिना कई गांवों से गुजरा। उसने त्वरित दृष्टि से स्थानों की संरचना पर ध्यान दिया। वह रुबेमहे की ढलानों से गुजरा जो लगभग ओसाग्रा के शिखरों की तरह ही खड़ी हैं, और आगे टेंगा में करगवा श्रृंखलाओं के पहले उभारों को देखा जो उसके विचार में चंद्रमा के पहाड़ों की सीधी शाखाएं हैं। तो प्राचीन किंवदंती जिसने इन पहाड़ों को नील नदी का उद्गम स्थल बनाया सच्चाई के करीब पहुंच गई, क्योंकि वे वास्तव में उकेरोय झील की सीमा पर हैं जो महान नदी के पानी का अनुमानित भंडार है। उस देश के व्यापारियों के मुख्य जिले काफूरो से उन्होंने क्षितिज पर उस झील को देखा जिसकी बहुत चाह थी और जिसे वे बहुत समय से खोज रहे थे, जिसकी एक झलक कैप्टन स्पीके ने 3 अगस्त 1858 को देखी थी। सैमुअल फर्ग्यूसन को वास्तविक भावना महसूस हुई। वो अपने अभियान के मुख्य बिंदुओं में से एक के संपर्क में था और अपने जासूसी ग्लास को लगातार ऊपर उठाए हुए वो रहस्यमय क्षेत्र के हर कोने को नज़र में रखता था। उसकी नज़र उन विवरणों पर घूम रही थी जिन्हें इस प्रकार वर्णित किया जा सकता था। उसके नीचे एक ऐसा देश फैला हुआ था जो आमतौर पर खेती से वंचित था। केवल कहीं कहीं कुछ खड्डों में खेती होती दिखती थी। सतह मध्यम ऊंचाई की चोटियों से युक्त झील के पास आते आते समतल हो गई थी। जौ के खेतों ने चावल के बागानों की जगह ले ली थी और वहां भी केले की प्रजातियां उगती देखी जा सकती थी जिनसे देश की शराब बनाई जाती है, और मवानी जंगली पौधा जो कॉफी का विकल्प प्रदान करता है। फूलों की छत से ढकी लगभग 50 या उससे अधिक गोलाकार झोपड़ियों का एक संग्रह कराग्वा देश की राजधानी का गठन करता था। वह आसानी से पीले भूरे रंग की एक सुंदर दिखने वाली मूल निवासी जाति के आश्चर्यचकित चेहरों को पहचान सकता था। अविश्वसनीय रूप से मोटी महिलाएं खेती के मैदानों में इधर उधर घूम रही थीं, और डॉक्टर ने अपने साथियों को ये बताकर बहुत आश्चर्यचकित कर दिया कि यह मोटापन जो उस क्षेत्र में अत्यधिक सम्मानित है दही के अनिवार्य आहार से प्राप्त हुआ है। दोपहर के समय विक्टोरिया 1 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर था और 1 बजे हवा उसे सीधे झील की ओर ले जा रही थी। इस जल तट को कैप्टन स्पीके ने उयांजा विक्टोरिया या विक्टोरिया झील का नाम दिया था। अब जिस स्थान का उल्लेख किया गया है वहां इसकी चौड़ाई लगभग 90 मील हो सकती है, और इसके दक्षिणी छोर पर कैप्टन को टापुओं का एक समूह मिला जिसे उन्होंने बंगाल द्वीप समूह का नाम दिया। उन्होंने अपना सर्वेक्षण पूर्वी तट पर मुअंजा तक बढ़ाया जहां उनका स्वागत सुल्तान ने किया। उन्होंने झील के इस हिस्से का एक त्रिभुजाकार नक्शा बनाया, लेकिन वे इसे पार करने या उकेरेऊ के महान द्वीप पर जाने के लिए नाव नहीं खरीद पाए जो बहुत अधिक आबादी वाला है, 3 सुल्तानों द्वारा शासित है और कम ज्वार के समय ये केवल एक प्रायद्वीप प्रतीत होता है। गुब्बारा झील के उत्तर की ओर और आगे बढ़ गया, जिससे डॉक्टर को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वह झील की निचली रूपरेखा को निर्धारित करना चाहता था। इसके किनारे घने झाड़ियों और कांटेदार पौधों से भरे हुए लग रहे थे जो जंगली उलझन में एक साथ उग रहे थे, और कभी कभी हल्के भूरे रंग के मच्छरों के असंख्य लोगों द्वारा सचमुच नज़र से छिपे हुए थे। देश स्पष्ट रूप से रहने योग्य और आबाद था। दरियाई घोड़ों के झुंड नरकेट के जंगलों में मौज मस्ती करते या झील के सफ़ेद पानी के नीचे गोते लगाते देखे जा सकते थे। ऊपर से देखने पर पश्चिम की ओर इतना विस्तृत क्षितिज दिखाई देता है कि इसे समुद्र कहा जा सकता है। दोनों तटों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि संचार स्थापित नहीं किया जा सकता है, और तूफान अक्सर आते हैं और प्रचंड होते हैं क्योंकि हवाएं इस ऊंचे और असुरक्षित बेसिन पर प्रचंडता से बहती हैं। डॉक्टर को अपना मार्ग निर्धारित करने में कुछ कठिनाई हुई। उन्हें पूर्व की ओर बह जाने का भय था, लेकिन सौभाग्यवश एक धारा उन्हें सीधे उत्तर की ओर ले गई और शाम को 6 बजे गुब्बारा 30 मिनट दक्षिण अक्षांश और 32 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर पर
तट से लगभग 20 मील दूर एक छोटे से रेगिस्तानी द्वीप पर उतरा। यात्री एक पेड़ से चिपके रहने में सफल हो गए और शाम को हवा शांत हो जाने के कारण वे चुपचाप लंगर डाले रहे। वे जमीन पर उतरने की हिम्मत नहीं कर सके क्योंकि यहाँ उयंजा के तट की तरह मच्छरों की सेना ने घने बादलों में मिट्टी को ढक रखा था। जो पेड़ पर लंगर डालने के बाद भी काटने के निशानों से भरा हुआ वापस आया, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया क्योंकि उसे लगा कि मच्छरों का उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना स्वाभाविक है जैसा उन्होंने किया था। फिर भी डॉक्टर, जो कम आशावादी था, ने इन निर्दयी कीड़ों से बचने के लिए जितनी रस्सी हो सकी छोड़ी, जो धमकी भरे भिनभिनाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। डॉक्टर ने समुद्र तल से झील की ऊंचाई का पता लगाया, जैसा कि कैप्टन स्पीके ने निर्धारित किया था, लगभग 3750 फीट। तो फिर हम यहाँ एक द्वीप पर हैं, जो ने कहा, और ऐसे खुजलाया जैसे वह अपने नाखून उखाड़ लेगा। कैनेडी ने कहा, हम इसका दौरा एक झटके में कर सकते हैं और इन भद्दे मच्छरों को छोड़कर इस पर कोई जीवित प्राणी नहीं दिखता। डॉक्टर ने जवाब दिया, झील के किनारे जो द्वीप हैं, वे कुछ और नहीं बल्कि डूबी हुई पहाड़ियों की चोटियां हैं, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमें उनके बीच एक शरण स्थल मिल गया है, क्योंकि झील के किनारों पर क्रूर जनजातियां रहती हैं। इसलिए सो जाओ, क्योंकि भगवान ने हमें एक शांत रात दी है। क्या आप भी ऐसा नहीं करेंगे, डॉक्टर? नहीं, मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था। मेरे विचार नींद को भगा देते। कल, मेरे दोस्तों, अगर हवा अनुकूल साबित होती है, तो हम उत्तर की ओर जाएंगे और शायद हम नील नदी के स्रोतों की खोज करेंगे, वो महान रहस्य जो इतने लंबे समय से अभेद्य बना हुआ है। चूंकि हम प्रसिद्ध नदी के स्रोतों के करीब हैं, इसलिए मैं सो नहीं सका। कैनेडी और जो, जिन्हें वैज्ञानिक अटकलें उस सीमा तक विचलित करने में विफल रहीं, वे अधिक समय तक गहरी नींद में नहीं सोए, जबकि डॉक्टर अपने पद पर बने रहे। बुधवार 23 अप्रैल को सुबह 4 बजे गुब्बारा उड़ा, ऊपर आसमान धूसर था, रात धीरे धीरे झील की सतह से हट रही थी, जो घने कोहरे में लिपटी हुई थी, लेकिन जल्द ही एक तेज हवा ने सारे कोहरे को तितर-बितर कर दिया, और जब गुब्बारा कुछ क्षण के लिए विपरीत दिशाओं में इधर उधर झूलने लगा, तो अंततः वह उत्तर की ओर एक सीधी रेखा में मुड़ गया। डॉक्टर फर्गुसन ने खुशी से ताली बजाई। हम सही रास्ते पर हैं, उन्होंने कहा। आज या कभी नहीं, हम नील नदी को देख पाएंगे। देखो, मेरे दोस्तों, हम भूमध्य रेखा को पार कर रहे हैं। हम अपने ही गोलार्ध में प्रवेश कर रहे हैं। जो ने कहा, क्या आपको लगता है, डॉक्टर, कि भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है? बस यहीं, मेरे बेटे। ठीक है, तो फिर आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ, श्रीमान, मुझे लगता है कि इसे गीला करने का यही सही समय है। अच्छा, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, चलो एक गिलास पंच पीते हैं। आपके पास ब्रह्मांड विज्ञान को समझने का एक ऐसा तरीका है जो बिल्कुल भी उबाऊ नहीं है। और इस प्रकार भूमध्य रेखा के पार विक्टोरिया के गुजरने का उत्सव मनाया गया। गुब्बारा तेजी से आगे बढ़ा। पश्चिम में एक कम ऊंचाई वाला लेकिन थोड़ा सा विविधतापूर्ण तट दिखाई दे रहा था, और पृष्ठभूमि में दूर युगांडा और ओसोगा के ऊंचे मैदान दिखाई दे रहे थे। अंततः हवा की गति अत्यधिक हो गई, जो 30 मील प्रति घंटे के करीब पहुंच गई। न्यांजा का पानी, जो बहुत ज्यादा हिल रहा था, समुद्र की लहरों की तरह झागदार हो रहा था। लहरों के डूबने के बाद कुछ लंबी लंबी लहरें उठती देखकर डॉक्टर यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम हुए कि झील में पानी की गहराई बहुत ज्यादा होगी। इस तेज बहाव के दौरान सिर्फ 1 या 2 असभ्य नावें ही दिखाई दीं। ये झील अपनी ऊंची स्थिति के कारण अफ्रीका के पूर्वी भाग में नदियों का प्राकृतिक जलाशय है, और आकाश इसे बारिश के रूप में वापस देता है, जो इसे इससे निकलने वाली धाराओं से वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। मुझे यकीन है कि नील नदी यहीं से निकलती होगी। ठीक है, हम देखेंगे, कैनेडी ने कहा। लगभग 9 बजे वे पश्चिमी तट के करीब पहुंच गए। यह सुनसान और जंगलों से ढका हुआ लग रहा था। हवा पूर्व की ओर थोड़ी ताज़ी हो गई थी, और झील का दूसरा किनारा दिखाई दे रहा था। यह इस तरह से मुड़ गया कि 2 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर एक चौड़े कोण पर समाप्त हो गया।
न्यांजा के इस छोर पर ऊंचे पहाड़ों ने अपनी शुष्क चोटियां ऊपर उठाई हुई थीं, लेकिन उनके बीच एक गहरी और घुमावदार घाटी से एक अशांत और झागदार नदी निकलती थी। गुब्बारे के प्रबंधन में व्यस्त रहते हुए भी डॉक्टर फर्ग्यूसन ने उत्सुकता भरी निगाहों से देश का मुआयना करना कभी बंद नहीं किया। देखो, उसने कहा, देखो मेरे दोस्तों, अरबों के कथन सही थे। उन्होंने एक नदी की बात की थी जिसके द्वारा उकेरोए झील उत्तर की ओर अपना पानी छोड़ती थी, और यह नदी मौजूद है और हम इसमें उतर रहे हैं, और यह हमारी ही गति के अनुरूप बहती है। और यह पानी की बूंद जो अब हमारे पैरों के नीचे से बह रही है, बिना किसी संदेह के भूमध्य सागर में मिलने के लिए आगे बढ़ रही है। ये नील नदी है, ये नील नदी है। कैनेडी ने अपने मित्र के उत्साह से प्रभावित होकर कहा, नाइल के लिए जयकार। जो ने खुशी से चिल्लाकर कहा और हमेशा किसी चीज के लिए खुशी मनाने के लिए तैयार रहता था। यहाँ वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें इस रहस्यमयी नदी के मार्ग को शर्मसार कर रही थीं। पानी तेजी से गिरता हुआ झागदार हो रहा था और झरने बन रहे थे, जिससे डॉक्टर को इस विषय पर अपने पूर्वाग्रहों की पुष्टि हुई। आसपास के पहाड़ों से कई धाराएं गिरती हुई और उबलती हुई नीचे आ रही थीं, और आंखें उन्हें सैकड़ों की संख्या में देख सकती थीं। वहां देखा जा सकता था कि मिट्टी से शुरू होकर पानी की नाजुक धाराएं सभी दिशाओं में बिखर रही थीं, एक दूसरे को पार कर रही थीं, आपस में मिल रही थीं, अपनी गति की प्रतिस्पर्धा कर रही थीं और सभी उस नवजात धारा की ओर भाग रहे थे जो उन्हें पीने के बाद एक नदी बन गई थी। ये वास्तव में नील नदी है, डॉक्टर ने गहरे विश्वास के साथ दोहराया। इसके नाम की उत्पत्ति इसके जल की उत्पत्ति की तरह विद्वानों की कल्पना को उत्तेजित करती है। उन्होंने इसे ग्रीक, कॉप्टिक, संस्कृत से खोजने की कोशिश की है, लेकिन अब ये सब कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि हमने इसे इसके स्रोत का रहस्य उजागर करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन, स्कॉचमैन ने कहा, आप इस नदी की पहचान उत्तर से आने वाले यात्रियों द्वारा पहचानी गई नदी से कैसे कर सकते हैं? हमारे पास निश्चित, अकाट्य, विश्वसनीय और अचूक सबूत होंगे, फर्ग्यूसन ने जवाब दिया, अगर हवा 1 घंटे और हमारे पक्ष में रहे। पहाड़ दूर होते चले गए, उनकी जगह कई गांव और सफ़ेद भारतीय मक्का, डोरा और गन्ने के खेत दिखाई देने लगे। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां उत्तेजित और शत्रुतापूर्ण लग रही थीं, उनमें श्रद्धा से ज्यादा गुस्सा था, और जाहिर तौर पर वे विमान यात्रियों में सिर्फ अप्रिय अजनबी ही देख रहे थे, न कि कृपालु देवता। ऐसा लग रहा था मानो नील नदी के स्रोतों के पास पहुंचते हुए ये लोग उनसे कुछ लूटने आए थे, और इसलिए विक्टोरिया को उनकी बंदूकों की सीमा से बाहर रहना पड़ा। स्कॉट ने कहा, यहाँ उतरना बहुत मुश्किल काम होगा। अच्छा, जो ने कहा, इन मूल निवासियों के लिए यह बहुत बुरा है। उन्हें हमारी बातचीत के आनंद के बिना ही काम चलाना पड़ेगा। फिर भी मुझे नीचे उतरना ही होगा, डॉक्टर ने कहा, चाहे ये केवल 1/4 घंटे के लिए ही क्यों न हो। ऐसा किए बिना मैं हमारे अभियान के परिणामों की पुष्टि नहीं कर सकता। तो फिर यह अपरिहार्य है, डॉक्टर, अपरिहार्य, और हम नीचे उतरेंगे, भले ही हमें ऐसा बंदूकों की बौछार के साथ करना पड़े। ये चीज़ मुझे सूट करती है, कैनेडी ने अपनी पालतू राइफल से खेलते हुए कहा। और मैं तैयार हूँ, गुरुजी, जब भी आप कहें, जो ने लड़ाई की तैयारी करते हुए कहा। डॉक्टर ने टिप्पणी की, ये पहली बार नहीं होगा जब विज्ञान का अनुसरण तलवार हाथ में लेकर किया गया हो। स्पेन के पहाड़ों में एक फ्रांसीसी विद्वान के साथ भी यही हुआ था, जब वह पृथ्वी की मध्याह्न रेखा को माप रहा था। इस मामले में नरमी बरतें, डॉक्टर, और अपने 2 अंगरक्षकों पर भरोसा रखें। क्या हम वहाँ हैं, गुरुजी? अभी नहीं। असल में, मैं पहले थोड़ा ऊपर जाऊंगा, ताकि देश की संरचना का सही अंदाजा लगा सकूं। हाइड्रोजन का विस्तार हुआ और 10 मिनट से भी कम समय में गुब्बारा जमीन से 2500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। उस ऊंचाई से छोटी छोटी धाराओं का एक अटूट नेटवर्क देखा जा सकता था, जिन्हें नदी ने अपने आगोश में ले लिया था। अन्य धाराएं पश्चिम से, अनेक पहाड़ियों के बीच से, उपजाऊ मैदानों के बीच से आती थीं। हम गोंडोकोरो से 90 मील दूर नहीं हैं, डॉक्टर ने अपने नक्शे पर दूरी नापते हुए कहा, और उत्तर से खोजकर्ताओं द्वारा पहुंचे गए बिंदु से 5 मील से भी कम दूरी पर।
हमें बहुत सावधानी से उतरना चाहिए। और इसके बाद गुब्बारे को लगभग 2000 फीट नीचे उतारा गया। अब मेरे दोस्तों, हमें तैयार रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये तैयार है, डिक और जो ने एक स्वर में कहा। अच्छा। कुछ ही पलों में गुब्बारा नदी के तल पर आगे बढ़ रहा था और जमीन से मुश्किल से 100 फीट ऊपर था। इस बिंदु पर नील नदी की चौड़ाई केवल 50 फैदम थी और स्थानीय लोग बहुत उत्साहित थे। नदी के किनारे बसे गांवों में वे शोरगुल मचाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। दूसरी डिग्री पर ये 10 फीट की ऊंचाई का एक सीधा झरना बनाता है और इसलिए नावों के लिए पार करना असंभव है। तो ये वह झरना है जिसका उल्लेख डेबोनो ने किया था, डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा। नदी का बेसिन फैला हुआ था जिसमें कई द्वीप थे जिन्हें डॉक्टर फर्ग्यूसन ने अपनी आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसे संदर्भ बिंदु की तलाश कर रहे थे जो उन्हें अभी तक नहीं मिला था। इस समय तक कुछ श्वेत गुब्बारे के ठीक नीचे एक नाव में सवार होकर आ गए थे। कैनेडी ने अपनी राइफल से गोली चलाकर उन्हें सलामी दी, जिससे वे पूरी गति से किनारे पर पहुंच गए। तुम्हारी यात्रा अच्छी रही, जो चिल्लाया, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं फिर कभी वापस आने की कोशिश नहीं करता। मुझे उस राक्षस से बहुत डरना चाहिए जो जब चाहे बिजली गिरा सकता है। लेकिन अचानक ही डॉक्टर ने अपना दूरबीन उठाया और नदी के बीच में स्थित एक द्वीप की ओर ध्यान केंद्रित किया। 4 पेड़, उसने कहा, देखो नीचे। सचमुच उसके एक छोर पर 4 पेड़ अकेले खड़े थे। ये बंगाल द्वीप है। ये बिल्कुल वैसा ही है, डॉक्टर ने प्रसन्नतापूर्वक दोहराया। और उसका क्या हुआ? डिक ने पूछा। यदि ईश्वर चाहे तो हम वहीं उतरेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ लोग रहते हैं, डॉक्टर। जो सही है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब वहाँ लगभग 20 मूल निवासियों का एक समूह है। हम उन्हें तितर बितर कर देंगे, इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, फर्ग्यूसन ने जवाब दिया। ऐसा ही हो, शिकारी बोला। जब गुब्बारा द्वीप के पास पहुंचा तो सूर्य अपने चरम पर था। अश्वेत, जो मकाडो जनजाति के सदस्य थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और उनमें से एक ने अपनी छाल वाली टोपी हवा में लहराई। कैनेडी ने उस पर निशाना साधा, गोली चलाई और उसकी टोपी उसके चारों ओर उड़ गई। इसके बाद आम तौर पर भागदौड़ मच गई। मूल निवासी नदी में सिर के बल कूद पड़े और तैरकर विपरीत किनारे पर पहुंच गए। तुरंत दोनों किनारों से गेंदों की बौछार हुई, साथ ही तीरों का एक पूरा बादल भी, लेकिन गुब्बारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जहां वह अपने लंगर के साथ एक चट्टान की दरार में आराम से टिका हुआ था। जो ने जमीन पर फिसलने में कोई समय नहीं गंवाया। सीढ़ी, डॉक्टर चिल्लाया, मेरे पीछे आओ, कैनेडी। आप क्या चाहते हैं, सर? चलो उतरते हैं। मुझे एक गवाह चाहिए। मैं यहाँ हूँ। अपनी पोस्ट का ध्यान रखो, जो, और अच्छी तरह से निगरानी रखो। डरो मत, डॉक्टर, मैं इन सब का जवाब दूंगा। आओ, डिक, डॉक्टर ने जमीन पर पैर रखते हुए कहा। ऐसा कहते हुए वो अपने साथी को चट्टानों के एक समूह की ओर ले गया जो द्वीप के एक बिंदु पर स्थित थे। वहाँ कुछ देर तक खोजने के बाद वह झाड़ियों के बीच खोजबीन करने लगा, और ऐसा करते हुए अपने हाथों को तब तक खुजलाने लगा जब तक कि उनसे खून नहीं निकलने लगा। अचानक उसने कैनेडी की बांह पकड़ ली और चिल्लाया, देखो, देखो, पत्र। हाँ, वहाँ, वास्तव में, चट्टान पर उकेरे गए कुछ अक्षरों को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उन्हें पहचानना बहुत आसान था। AD-ED, डॉक्टर फर्ग्यूसन ने दोहराया। एंड्रिया डेबोनो, नील नदी की धारा पर सबसे दूर तक चढ़ने वाले यात्री की पहचान। इसमें कोई संदेह नहीं है, मित्र सैमुएल, कैनेडी ने सहमति जताते हुए कहा। क्या अब आप आश्वस्त हैं? जवाब मिला, ये नील नदी है। अब हम इस पर कोई संदेह नहीं कर सकते। डॉक्टर ने आखिरी बार उन कीमती अक्षरों की जांच की, जिनका सटीक रूप और आकार उसने ध्यान से नोट किया, और अब उसने कहा, अब गुब्बारे के लिए तो जल्दी से, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ स्थानीय लोग नदी पार करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हवा को बस कुछ घंटों के लिए हमें उत्तर की ओर भेज दो, और हम गोंडोकोरो पहुंच जाएंगे,
और अपने कुछ देशवासियों से हाथ मिला लेंगे। 10 मिनट और बीते और गुब्बारा शान से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, जबकि डॉक्टर फर्ग्यूसन ने सफलता के प्रतीक के रूप में अपनी कार से विजयी ढंग से अंग्रेजी झंडा लहराया।